The 7.6 quake in the Sea of Japan, close to Ishikawa Prefecture, is the largest recorded in the Noto Peninsula since records began. A tsunami warning was issued and people living along hundreds of miles of coast have been told to move to higher ground. जापान के अंदर एक बहुत ही मेजर अर्थक्वेक आया है जिस वजह से वहां पर हमें सुनामी देखने को मिली है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, ज्योग्राफी के अंदर आपने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में सुना होगा। दरअसल में ना इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के क्रॉस ही बहुत सारे अर्थक्वेक्स हमें देखने को मिलते हैं। जापान भी हमें यहीं पे देखने को मिल जाएगा। इस वजह से जापान के अंदर जो इस तरह के अर्थक्वेक्स है ना, अपने आप में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है जापान के, फूमियो किशिदा, उन्होंने यहाँ पर लोगों को अर्ज किया है कि बहुत सारे एरियाज को डेंजर है एंड उन्होंने बोला है उनको कि अपने जो लो लाइंग एरियाज हैं उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करें, ताकि ये जो सुनामी आई है ना अभी जापान के अंदर, इस सुनामी से लोगों की ज़िंदगी बचाई जा पाए। उसी तरह से जो 2024 का साल है, वो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत लेकर आया है। पिछले दिनों के अंदर हमने एक्स-रे पोलरिमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सपोसैट के बारे में जाना था। अब ये ऑर्बिट के अंदर जा चुका है और इंडिया ने तरक्की इतनी ज़्यादा करी है कि इंडिया दुनिया में दूसरा ऐसा देश बन गया है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके द्वारा एक ऑब्जर्वेटरी सेंड करी गई है ताकि वो एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस जैसे आपका ब्लैक होल्स, आपके न्यूट्रॉन स्टार्स, इनको यहाँ पर जो स्टडी करने के लिए गया है। पिछले दिनों के अंदर आई थिंक 10 से 12 दिन ही हुए होंगे, हमने एक्सपोसैट के बारे में पूरी चर्चा करी थी, किस तरह से इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है और ये इंडिया का पहला साइंटिफिक सैटेलाइट था जो कि इस तरह की एक्स-रे सैटेलाइट्स के ऊपर एक्स-रे एमिशन जो आती है उनको मेज़र करेगा। तो अपने आप में इंडिया का परचम दुनिया में लहराता जा रहा है। पिछले सालों के अंदर भी देखा कि इसरो ने कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और इस बार भी इसरो ने स्टार्टिंग ही इस साल की बहुत ही अच्छे नोट पे करी है। तो चलिए दोस्तों, डेट है आज की 2 जनवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहला टॉपिक हमारा डेज़र्ट साइक्लोन के बारे में। अब ये क्या है डेज़र्ट साइक्लोन? देखो, ये कोई साइक्लोन नहीं है, पहली बात तो ये समझो। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज़ है। किसकी? इंडिया और यूएई की। ये बात आपको ध्यान में दिखनी चाहिए। यहाँ पर पिक्चर के अंदर आप देख भी सकते हो, इंडिया यूएई जॉइंट एक्सरसाइज़ 2024, इसी का नाम है एक्सरसाइज़ डेज़र्ट साइक्लोन। ये 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक चलेगी। यहाँ पर फ़ोकस रहेगा कि हमारी कुछ जैसे हमारी जो मिलिट्रीज़ हैं, उनकी कुछ अच्छी प्रैक्टिसेज़ होंगी, वो हम अच्छी प्रैक्टिसेज़ यूएई के साथ शेयर करें और यूएई हमारे साथ शेयर करे। तो इस तरह से इंटरऑपरेबिलिटी दोनों कंट्रीज़ के बीच में बढ़ पाएँगी। टेररिज़्म को टैकल करने के लिए काउंटर टेररिज़्म ऑपरेशंस हैं, आपकी जॉइंट प्लानिंग हो गया, ऑपरेशंस हो गया, ये सारे ड्रिल्स वगैरह यहाँ पे किए जाएँगे। इसके अंदर अगर अगर आप और भी देखोगे कि इंडिया और यूएई के बीच में क्या डिफेंस कोऑपरेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बीच में एक आईडेक्स होता है, इंटरनेशनल डिफेंस एक्ज़िबिशन, ठीक है ना? ये बाइनियल होता है। ठीक है, मतलब 2 साल में 1 बार। उसी तरह से एक और एक्सरसाइज़ है जिसका नाम है एक्सरसाइज़ ज़ायद तलवार। ये यूएई के साथ करी जाती है ताकि दोनों नेवीज़ के बीच में, इंडिया और यूएई की नेवीज़ के बीच में यहाँ पर हम सिनर्जी लेकर आ पाएँ, एक तालमेल लेकर आ पाएँ, उनके इंटरऑपरेबिलिटी यहाँ पे आ पाए। साथ ही साथ इंडिया यूएई की जॉइंट एयर फोर्स एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, डिफेंस इन्वेंटरी एक-दूसरे को दी जाती है, ट्रेनिंग करी जाती है। तो ये सारी अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे हमारे कोलैबोरेशन हमें देखने को मिल जाती है। और भी एरियाज़ के अंदर हम यहाँ पे कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं इनफैक्ट, ठीक है ना? आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर यहाँ पे एक पोटेंशियल एरिया बन जाता है। स्ट्रैटेजी और डॉक्ट्रिन्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ये सारे पोटेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पर हम डेफिनिटली आने वाले फ्यूचर के अंदर और भी एक्सप्लोर करेंगे। तो नाम ध्यान में रखना, डेज़र्ट साइक्लोन किसके बीच में है? इंडिया और यूएई के बीच में, और ज़ायद तलवार इसका भी आप नाम यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बट बिफोर दैट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। दोस्तों, हमारा जो आरपीपी यानी कि रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम है, वो बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। जब हम बात करते हैं ना प्रीलिम्स 2024 की, तो आप जानते होंगे कि 4 से साढ़े 4 महीने लगभग हमारे पास बचे हुए हैं। ऐसे टाइम के ऊपर हमारी जो प्रैक्टिस है, चाहे वो जीएस की बात कर लो या सीसेट की बात कर लो, वो अपने आप में काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि जब हम अपना एग्ज़ाम देने जाएँ, उस एग्ज़ाम वाले दिन के ऊपर हमें ऐसा ना लगे यार कि हमारी प्रैक्टिस कम थी। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ना, ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है, ये इसी चीज़ को टैकल करता है। डेली बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे जीएस के। उसी तरह से डेली बेसिस के ऊपर आपको उसके बाद 20 सीसैट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। तो रोज़-रोज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उन प्रैक्टिस की वजह से आप सीख रहे हो एंड आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक पता लगती जा रही है। तो आप खुद रियलाइज़ कर पाओगे यार मैंने कितना इम्प्रूव किया, क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ,
कहाँ पर मुझे और टाइम देने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस कोर्स के माध्यम से पता लगती रहेंगी। साथ ही साथ आपको सीसेट मॉड्यूल का एक्सेस यहाँ पे मिल जाएगा, आपको उड़ान की जो बुकलेट्स हैं उनकी हार्ड कॉपी आपको यहाँ पे मिल जाएगी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ में ही अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो, तो जो हमारा मेंस का प्रोग्राम है ना, उसका फ्री एक्सेस आपको मिलेगा जिसका नाम है सृजन। सृजन ने पिछले सालों के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया है एंड आई एम श्योर आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे भी, सृजन के अंदर भी आओगे एंड डेफिनेटली अपने रैंक भी अचीव करोगे। ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है आप पटेल नगर, मुखर्जी नगर, लखनऊ, पटना, यहाँ पर सब जगह ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हो एंड डेफिनेटली इस कोर्स को आप ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पर लिंक पे क्लिक कीजिए एंड आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज आर्सेनिक एंड फ्लोराइड इन ग्राउंड वाटर। देखो, अभी क्या हुआ है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने ना 24 स्टेट्स और यूटीज को, 4 यूटीज को यहाँ पे आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा के रिगार्डिंग ना नोटिस इशू किए हैं। देखो थोड़ा सा ना पहले हम समझते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा हम पहले समझते हैं, यहाँ लिख लो, यहाँ पहले हम आर्सेनिक के बारे में समझते हैं। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ ना आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक अपने आप में एक बहुत ही टॉक्सिक एलिमेंट है जो आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर और ग्राउंड वाटर में पाया जाएगा बहुत सारे देशों के अंदर। अब देखो इसकी ना मात्रा तो होती है, मैं आपको समझाता हूँ। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से ना जो गाइडलाइंस है वो ये है कि 0.01 mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर, 0.01 mg इतना हो सकता है 1 लीटर के अंदर, दैट इज ओके। और जहां पर मान लो कोई और ऑप्शन है ही नहीं ड्रिंकिंग वाटर का, वहां पर थोड़ी सी मात्रा इसकी बढ़ा दी गई है 0.05 mg पर लीटर, पर इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इतना मैक्सिमम है बस, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं कई जगह के ऊपर इसकी ज्यादा मात्रा भी देखने को मिलती है और इसी वजह से लोगों के अंदर कैंसर हो गया, स्किन डिजीज हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया, डायबिटीज, हार्ट का मरीज हो जाते हैं। ये सारे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जब आप आर्सेनिक को ज्यादा कंज्यूम करते हो। उसी तरह से आर्सेनिक तो समझ आ गया, दूसरी चीज क्या है, फ्लोराइड। फ्लोराइड की जब मैं बात करता हूँ ना, तो फ्लोराइड भी आपको जैसे आपकी मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर, आपके पेड़ पौधे हो गया, आपके फूड हो गया, इनके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है। और यहाँ पर भी ना इसकी देखो, अगर मैं बात करूँ, इसकी भी यहाँ पे लिमिट सेट है। जैसे डब्ल्यूएचओ इसकी लिमिट्स क्या बताता है, डब्ल्यूएचओ लिमिट्स बताता है कि मैक्सिमम हो सकता है 1.5 पार्ट पर मिलियन, पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन। कोशिश तो वैसे यही करनी चाहिए कि 1 से ज्यादा ना हो, 1 पार्ट पर मिलियन हो तो ठीक है, पर 1.5 पार्ट पर मिलियन भी चलो ठीक है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पर कहीं न कहीं जब हम लॉन्ग टाइम के ऊपर फ्लोराइड को कंज़्यूम करते रहते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे दाँतों का फ्लोरोसिस होना, स्केलेटल फ्लोरोसिस हो गया, किडनी की डिज़ीज़ हो जाती है, आर्थराइटिस हो गया, इस तरह के इश्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आपके ना टूथपेस्ट वगैरह के अंदर फ्लोराइड होता है, लिखा होता है, मैंने भी देखा आज खुद का अपना टूथपेस्ट देखा मैंने, उसके अंदर भी फ्लोराइड है। उसी तरह से अगर हम बात करें, बहुत सारी ड्रिंक्स के अंदर, बहुत सारे फूड्स के अंदर फ्लोराइड हमें देखने को मिलता है, बहुत सारे डेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर फ्लोराइड हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कंज्यूम करते हो ना, उसकी वजह से आपको ये जो आर्थराइटिस, किडनी डिजीज, स्केलेटल फ्लोरोसिस, ये सारे देखने को मिल जाते हैं। ये अपने आप में काफ़ी टॉक्सिक होता है। अगर मान लो आपने इसको 2 ग्राम ऑफ फ्लोराइड एडल्ट ने या फिर 16 एमजी पर केजी चिल्ड्रन ने कंज्यूम किया, तो उससे काफ़ी जल्दी डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें थी आपको पता होनी चाहिए। देखो आर्सेनिक और फ्लोराइड तो हमने समझ लिया, पर यहाँ पर ना एक बात समझो, ये न्यूज़ यहाँ खत्म नहीं होती। हमें ना देखो एनजीटी के बारे में भी जानना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर हम ना चीज़ों को लिंक नहीं कर पाते कि एक टॉपिक है न्यूज़ के अंदर, उससे हमें क्या पढ़ना चाहिए? देखो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए। यहाँ पर जैसे न्यूज़ तो सिर्फ इतनी थी कि एनजीटी ने ये नोटिस इश्यू किए। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि आर्सेनिक क्या है, फ्लोराइड क्या है और एनजीटी क्या है। ये भी आपको एनालाइज करना आना चाहिए। तो तभी मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट स्टार्टिंग में प्रीलिम बूस्टर जरूर देखा करो, ताकि एक आइडिया लगे कि क्या-क्या कनेक्टिविटी, कैसे-कैसे आप न्यूज़ आर्टिकल के साथ क्या कनेक्टिविटी हमारी होनी चाहिए। तो थोड़ा-सा हम एनजीटी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो जब मैं बात करता हूँ एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो यहाँ पर इसका मकसद पता क्या है? इसका मकसद ये है कि बहुत सारे ना एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स होते हैं। उनके लिए ना हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, जुडिशियल बॉडी। कहने का मतलब क्या? अरे जैसे समझो, जैसे मान लो कोई केस हो गया, ठीक है ना? अब ये केस डील करता है एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन के रिगार्डिंग, कि आपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया। अब या तो आप कोर्ट वगैरह चले जाओ, ठीक है ना? पर हम चाहते हैं कि यार एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ना हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी हो, जो कि इसी मैटर्स के अंदर स्पेशलाइज हो। तो कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी बना दी है जिसका नाम है एनजीटी। ध्यान रखना, एक एक्ट के थ्रू बनाई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 का। ठीक है? तो जो भी आपके, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कम करने के लिए, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे ये डील करता है। ध्यान रखना, जो हमारे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, उसके साथ ये बाउंड नहीं है। ये गाइड कैसे होते हैं, आप आपके जो
नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल होते हैं, उसके द्वारा ये गाइडेड रहता है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और ध्यान में पता होनी चाहिए कि कौन-कौन से ऐसे लॉज़ हैं जिनके साथ एनजीटी डील करता है। तो यहाँ पर ना ये 7 लॉज़ का नाम है, ठीक है? आपके एनवायरनमेंट का अगर आपने स्टैटिक पोर्शन पढ़ लिया है ना, तो आपने सातों के सातों लॉज़ पढ़े होंगे। जैसे वाटर एक्ट, ये तो बड़े अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो सीपीसीबी था, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो आपका 1974 के थ्रू ही बना था। फिर बाद में 1977 के अंदर उनको पावर्स दी गई थी। तो आपने आई एम श्योर एनवायरनमेंट के अंदर इनको पढ़ा हुआ होगा। तो ध्यान रखना ये 7 लॉज़ जो है ना, ये यहाँ पर एनजीटी रिज़ॉल्व करता है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर आप 2 लॉज़ समझो। एक है आपका 1972 का। क्या था 1972? अरे सर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपने पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। ये यहाँ पे दिख रहा है आपको? सर दिख तो नहीं रहा। अरे दिख नहीं रहा तो मतलब नहीं है। यानी कि एनजीटी जो है ना, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के लॉज़ को नहीं डील, मतलब उनके जो रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको डील नहीं करता। अच्छा सर, ये बात तो हम याद रखेंगे। क्या आपको यहाँ पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो 2006 है, क्या वो दिख रहा है? सर दिख तो इन सातों में नहीं रहा, तो मतलब वो भी नहीं है, ठीक है ना? तो ये 2 मेजर चीज़ें हैं जो आपको डेफ़िनिटली पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं ना लिंक करती है एनवायरनमेंट के साथ, दोनों के दोनों। पर ध्यान रखने वाली बात ये है, दीज़ आर नॉट अंडर एनजीटी। ये अपने आप में आप बिल्कुल याद रखोगे, क्योंकि अगर कल को क्वेश्चन बना और आपने इनको टिक मार दिया ना, तो आपके नंबर कट जाएँगे। ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों यहाँ पे नहीं आते। तो एनजीटी के अंदर सर होता कौन-कौन है? देखो, एक तो आपके चेयरपर्सन होते हैं, कुछ जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना? इस तरह से टोटल यहाँ पे 3 मेजर बॉडीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। जितने भी एनजीटी मेंबर्स होते हैं 5 साल तक अपना कार्यकाल देखते हैं एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये पॉइंट्स आपको एनजीटी के बारे में पता होने चाहिए। इसके अलावा देखो, कल एक मुद्दा आया था जहाँ पर एमजिनरेगा की बात हुई थी। मैंने आपको थोड़ा डिस्कस भी किया था उसके बारे में, पर आज उसके रिगार्डिंग अपडेट आ गया है, तो थोड़ा-सा इसको समझ लेते हैं। एक्चुअल में पता क्या है, जैसे आपका एमजिनरेगा आप जानते होंगे ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, उसका जो भी पेमेंट वगैरह होता है, उसके लिए सरकार ने बोला था कि हम ना आधार के माध्यम से उसको करेंगे। अब इन्होंने बोल दिया सरकार ने कि नहीं यार, केस बाय केस ये चीज़ होनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ पहले तो कि ये क्या मुद्दा क्या चल रहा है, आधार लिंक्ड क्या है। देखो, पहली बात तो ये समझो कि जो आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम था ना, उसको हमने 2017 में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? अब आपका जैसे 12 डिजिट का आधार होता है, जैसे आप देखते हो ना, 1 सेकंड, आपका 12 डिजिट का ऐसे आधार होता है, 4 डिजिट यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, इस तरह टोटल 12 डिजिट का आपका आधार होता है, ठीक है? ये आपका एक तरह से क्या हो गया, फाइनेंशियल एड्रेस हो गया, ठीक है? क्योंकि आधार के थ्रू ना आपको यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यार अच्छा, ये आधार नंबर है, ये किस बंदे का है, हमें पता लग सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम क्या करते हैं ना, जो भी आपकी आधार की डिटेल्स हैं, वो वर्कर के जॉब कार्ड के साथ उसको लिंक कर दिया जाता है। तो आपको कल को पेमेंट होगी, वो इस माध्यम से होगी और फिर हम क्या करेंगे, आपके आधार को बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर देंगे और आधार को तो हमने एनपीसीआई के साथ, डेटाबेस के साथ मैप कर ही रखा है। तो बेसिकली ना क्या हुआ, अब ना फर्जीवाड़ा खत्म करने की कोशिश है। कहने का मतलब क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जॉब कार्ड बनवा लिया, पर आप असली में एग्ज़िस्ट करते ही नहीं। समझ रहे हो? किसी के पास पैसा जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, पर उसने काम किया ही नहीं, कुछ उसका जॉब कार्ड था ही नहीं। मतलब जॉब कार्ड था, पर कहीं न कहीं वो बंदा कौन था हमें पता ही नहीं लग रहा। तो बहुत सारे डुप्लीकेट्स, बहुत सारे मतलब नो रॉन्ग एंट्रीज़ हमें आधार के अंदर देखने को मिलती थी कि बेसिकली सरकार से पैसा ले लिया, पर कोई काम बदले में कुछ हुआ ही नहीं, तो कुछ करप्शन के कुछ केसेज़ देखने को मिलते थे। तो हमने ये सोचा है कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जा या फिर आधार के साथ लिंकेज करके हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास पता हो कि यार कौन बंदा इसके साथ लिंक्ड है एंड अकॉर्डिंगली जो बेनिफिशियरीज हैं सिर्फ उनको ही यहाँ पे बेनिफिट्स जाएँ। तो जो भी लीकेजेस थी, जो भी पेमेंट्स के इश्यूज आते थे, जो भी ट्रांसपेरेंसी या ओपेकनेस वगैरह थी, उसके अंदर हम ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं आधार के लिंकेज के माध्यम से। पर देखो यहाँ पर ना कुछ इश्यूज हैं, ठीक है ना? जैसे सरकार ने थोड़ा सर्वे वगैरह भी किया इसके ऊपर, तो अभी के लिए ना अभी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी अभी तक सब जगह तक पहुँची नहीं है। तो टेक्नोलॉजी देखो पहले तो सब जगह पहुँचानी पड़ेगी, तब जाके लोगों को फ़ायदे होंगे। तो अभी के लिए पता क्या है, जिन लोगों तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची, अभी के लिए हम उनको कुछ एग्ज़ेम्पशन दे रहे हैं कि अभी के लिए वो यहाँ पे इस पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत नहीं आएँगे। तो केस बाय केस सरकार ने बोला है कि एग्ज़ेम्पशन देगी, ताकि ऐसा ना हो कि कोई बंदा वंचित रह जाए जस्ट बिकॉज़ कि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी या फिर जस्ट बिकॉज़ उसके पास ये सिस्टम उस तक पहुँच नहीं पाया। ठीक है? तो ये आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक देखो, वीकेंड यानी कि संडेज़ के ऊपर एक ना हमारा प्रीलिम बूस्टर डिस्कस नहीं करते, पर मेरी कोशिश रहती है कि जितने मुद्दे हों, वो थ्रू आउट द वीक आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो ये एक मुद्दा था जो संडेज़ की न्यूज़पेपर्स में था, 11th सेंचुरी जैन्स कल्चर डिस्कवर्ड। ये क्या मुद्दा है? देखो हुआ क्या है ना,
3 जैन स्कल्पचर्स हमें मिले हैं। कहाँ पर? मैसूर डिस्ट्रिक्ट, जो कि कर्नाटका के अंदर है। और ऐसा बताया जा रहा है, यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि ये 11वीं सदी के आसपास के होंगे। तो अपने आप में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये डिस्कवरी है। एक्चुअली में हो पता क्या रहा था, एक अर्थ मूवर एक डिगिंग हो रही थी, उस टाइम के ऊपर हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो काफ़ी हद तक ये इनका डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, काफ़ी इनकी हालत ख़राब है। 2 की हालत थोड़ी ठीक है, पर 1 की तो बिल्कुल हालत यहाँ पे ख़राब है। पर ठीक है, जितना हमें उससे समझ आया, उससे हम ये अभी तक समझ पाए हैं कि उनमें से एक कौन है, जैन तीर्थंकर है, और बाकियों का भी हम क्लियरली आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाए हैं। तो जो भी ये मैसूर के आस-पास की बेल्ट है ना, जहाँ पर आपको वरुणा वाराकोडू, ठीक है, वजमंगला, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर ये जैन सेंटर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रहे हैं। एक्चुअल में ना अगर अगर आपने देखो, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, 1 सेकंड, 1 मिनट रुको। अगर आपको ना अगर आपने आर्ट एंड कल्चर के अंदर अपने जैनिज़्म को अच्छे से पढ़ा है, तो आप जानते होंगे कि एक भद्रबाहु थे और एक स्थूलबाहु थे। तो जो भद्रबाहु थे ना, आचार्य भद्रबाहु, 3rd सेंचुरी बीसी के अंदर उनको ऐसा लगता है कि यार एक बहुत ही बड़ा फ़ेमाइन आने वाला है, ठीक है ना? उस वजह से वो क्या करते हैं, वो साउथ की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। साउथ की तरफ माइग्रेट करते हैं, वो कहाँ पे हॉल्ट करते हैं? चंद्रगिरी हिल इन श्रवणबेलगोला के अंदर। और इनके साथ कौन होते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य भी होते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए वो वहाँ पे रहते हैं। फिर जब उनको लगता है भद्रबाहु जी को कि अपनी डेथ नज़दीक में है, तो वहाँ पर वो संलेखना प्रैक्टिस करते हैं। संलेखना क्या होता है? आप तब तक खाना नहीं खाते, मतलब एक तरह से वॉलंटरी प्रैक्टिस होती है फास्ट अनटू डेथ की, ठीक है ना? इसको बोलते हैं संलेखना। इवन आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उन्होंने भी संलेखना के थ्रू ही उनकी यहाँ पे डेथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो बहुत सारे फेमस लोकेशंस हैं वहाँ पे, जैन बसादी कॉम्प्लेक्स हो गया, हालेबिडु टेम्पल हो गया, जैन टेम्पल्स आपको देखने को मिल जाएँगे। तो अपने आप में ना कर्नाटका के आस-पास का एरिया जैनिज़्म के लिए बहुत एक प्रोमिनेंट एरिया डेफिनिटली रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जैन तीर्थंकर स्कल्पचर्स की इंडिया में, तो आप नोटिस करोगे कि जितने भी आपके 24 तीर्थंकर रहे हैं जैनिज़्म के, उनके स्कल्पचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। या तो ये बैठे हुए होते हैं सीटेड लोटस पोजीशन के अंदर, या फिर ये स्टैंडिंग होते हैं खड्गासना पोजीशन के अंदर। दरअसल में ना इस तरह से स्टैंड होना, ऐसे, इसको बोलते हैं खड्गासना पोजीशन के अंदर, ठीक है ना? तो दोनों में से कोई या तो बैठे हुए हो सकते हैं या फिर इस तरह से खड़े हुए हो सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ जैन स्कल्पचर्स की, तो आप जानते होंगे कि एक हमें श्रवणबेलगोला देखने को ठीक है ना? ये है श्रवण बेलगोला जी का स्टैच्यू। यहाँ पर गोमतेश्वरा स्टैच्यू हमें देखने को मिलता है, बाहुबली का। तो ये अपने आप में ये भी कौन-सा स्टैच्यू है आपका, खड्गासना पोज़ीशन के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको बहुत सारे और स्टैच्यू जैसे हॉलीवुड के अंदर आपको देखने को मिल जाएँगे, होयसाला टेम्पल्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएँगे। उसके अलावा ये है आपका जो माउंट आबू के पास में जो दिलवारा टेम्पल्स हैं, जैन टेम्पल्स ऑफ दिलवारा। तो ये सारे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जो जैनिज़्म के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इंडिया में डेफ़िनिटली इम्पोर्टेंट है। तो बाकी भी और बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, उनको भी आपने अपने आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ा ही होगा, बट एक बेसिक आइडिया आपको इनके बारे में यहाँ पे लग गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ लीची कल्टीवेशन हैज़ एक्सपेंडेड टू 19 इंडियन स्टेट्स। ये क्या है? देखो, मुज़फ्फरपुर बेस्ड एनआरसीएल, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची, इन्होंने यहाँ पे जो टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करी गई है ताकि जो लीची की कल्टीवेशन है ना, वो कहीं न कहीं हम बढ़ा पाएँ। पहली बात तो आपको ये समझनी है कि लीची इंडिया का फ्रूट नहीं है। लीची कहाँ से आया है? ये सदर्न चाइना से आया है। चाइना के कुछ प्रोविंसेस हैं, वहाँ पर इसका ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। अब लीची को ग्रो करने के लिए ना फ्रॉस्ट फ्री विंटर चाहिए एंड ड्राई हीट वेव फ्री समर चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसके लिए ये ज़रूरत होती है लीची को ग्रो करने की। ध्यान रखना, लीची ग्रो हो सकती है 800 मीटर अबव द सी लेवल, बट जो बेस्ट ग्रोथ है वो लोअर एलिवेशंस के अंदर ही हमें देखने को मिलती है कि बहुत ज़्यादा हाइट ना हो, थोड़ी हाइट हो बट बहुत ज़्यादा हाइट ना हो। क्योंकि देखो इस तरह के ना कॉटन के ऊपर, शुगर केन के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछे हुए हैं, तो कल को लीची के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लीची की अगर हम बात करें ना, तो टेम्परेचर यहाँ पर 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए एंड फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे नहीं जाना चाहिए इन विंटर। तो समर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो और ठंड के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड ना हो। ये कहीं न कहीं रिक्वायरमेंट होती है ताकि प्रॉपर तरह से इसका जो फ्रूट है वो हमें बियर कर पाए। अब आपके दिमाग में आएगा, सर हमें लीची देखने को कहाँ मिलती है? देखो, आप लोग बहुत जानते होंगे इसके बारे में कि बिहार के अंदर लीची बहुत ज़्यादा फेमस है बिहार की। तो इंडिया में बिहार ही 40% जो लीची का प्रोडक्शन है उसके लिए वो वहाँ पे होती है। इसके बाद बिहार के बाद आपका वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर के ऊपर आपको झारखंड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लीची की कल्टीवेशन के लिए आपको काफ़ी जो वेल ड्रेन्ड डीप लोमी सॉइल रिच चाहिए होती है, और साथ ही साथ आपकी जो सॉइल होनी चाहिए स्लाइटली एसिडिक या फिर न्यूट्रल सॉइल होनी चाहिए, तब आपका जो लीची है वो अच्छे से बन के आएगी। दुनिया में अगर हम बात करें तो चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची फॉलोड बाय इंडिया। बाकी और कंट्रीज़ थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर भी होती है, बट इंडिया इज़ नॉट द लार्जेस्ट बट द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही ना हमारे पास ना एक मिशन है
MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। देखो जब हम बात करते हैं ना हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपके फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स, या फिर आपके जो फ्लावर्स वगैरह हैं, ठीक है ना। और फ्लावर्स भी इनफैक्ट ना, जैसे आप लोग परफ्यूम्स वगैरह यूज करते हो ना, तो परफ्यूम्स वगैरह में क्या होता है, खुशबू होती है। खुशबू कहाँ से आती है, इन फ्लावर्स वगैरह से ही आती है। तो ये फ्लावर्स वगैरह का यूजेज परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर भी किया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें आपकी ना, ये सारी चीजें आपके इसके अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। तो अपने आप में ना होलिस्टिक जो हॉर्टिकल्चर है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, कि अगर हम फार्मर्स की इनकम को बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है ना, वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसी पर्टिकुलर मिशन का ही एक हमारे पास सब स्कीम देखने को मिलती है, जिसका नाम है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ठीक है ना। इसका काम यही होता है कि ये पूरे सेक्टर्स को, चाहे वेजिटेबल, फ्रूट्स, मशरूम्स, फ्लावर्स, इन सभी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, कैसे कैसे ये चीज़ होगा उसको प्रमोट करवाना। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 85% असिस्टेंस देती है, एंड बाकी का 15% सरकार के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये कौन रन करता है, कौन इंप्लीमेंट करता है इसको, NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ये क्या है, ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिसको सेटअप किया गया था 1984 के अंदर। एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड है इन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप नोटिस कर रहे होंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है, क्या वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है। तो आपको सारे एस्पेक्ट्स की तैयारी भी उसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं करनी चाहिए। काम क्या है, देखो वो तो आप समझ ही गए होंगे क्या काम हो सकता है इसका। इसका काम यही है कि आपका पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, ताकि अवेलेबिलिटी हो पाए, नई नई टेक्नोलॉजीज हमारे किसानों तक पहुंच पाए। ये सारे काम इसके द्वारा यहाँ पे देखे जाते हैं। तो कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था ना NHB के बारे में, आई होप आप समझ गए होंगे कि हाँ जी सर, पहली बात बिल्कुल ठीक है, ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। एंड साथ ही साथ हमारे जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर है ना, वही इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। और जो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर है, वो इसके वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तो दरअसल में दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इसकी एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है। तो आज का होमवर्क क्या रहेगा सर, आज का होमवर्क रहेगा ये 3 सवालों के आंसर मुझे आप बताओगे, इनमें से कौन सा इनमें से ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। फिर अकॉर्डिंगली हम कल इसको डिस्कस कर लेंगे। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर बता देता हूँ। एक था DSIPS के बारे में, तो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक, ये कह रहा है कि नीति आयोग इशू करता है। अरे नहीं भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। पहला आपका स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। दूसरा बात कर रहा है PM स्वानिधि की, तो क्या इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी सिडबी है, यस दैट इज इंडीड करेक्ट। थर्ड कह रहा है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अरे अरुणाचल में कैसे हो सकता है, ये तो आपको सदर्न साइड में देखने को मिलेगा, यानी कि जो हमने देखा था ना केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर के ऊपर। वर्ली पेंटिंग की बात करें तो ट्रेडिशनली वुमेन प्रैक्टिस करती थी, ये बात बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। और क्या होमवर्क है सर आज का, एक आपका आज का होमवर्क है आधार के ऊपर ही, ठीक है, डिस्कस कर लिया है, बट फिर भी जस्ट चेक करना चाहता हूँ कितना आपने सुना है इसको। एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा माताबारी पोर्ट के रिगार्डिंग। ये भी थोड़ा न्यूज में रह रहा है, थोड़ा कोशिश करना है इसको खुद भी देखने की कहाँ पर होगा ये, एंड अकॉर्डिंगली कोशिश करना है इसको आंसर करने की। फिर कल हम इसको अकॉर्डिंगली डिस्कस भी कर लेंगे, राइट। एक और होमवर्क भी दिया था सर आपने NTCA के बारे में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो यहाँ पर ये जो बात कह रहा है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये बात ठीक है, आंसर इज यस, स्टैट्यूटरी बॉडी है। पर क्या ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करी गई, नहीं, ये करी गई थी आपकी WPA 1972 के अंदर। तो दोनों चीजें पढ़नी है, कुछ बच्चों ने शायद स्टैट्यूटरी बॉडी पढ़ा और ठीक कर दिया, नहीं नहीं नहीं, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो और फिर देखो। दूसरा कह रहा है अथॉरिटी बाइंडिंग डायरेक्शन इशू कर सकती है, यस यस दैट इज करेक्ट। तो दूसरा ठीक है, पहला गलत है, करेक्ट ही पूछा गया था, तो ऑप्शन बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनलीएस ऑफिशियल पे जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।